दंगे भड़क गए या कुछ और हो गया, विवाद हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके होते हैं? किसी भी इंसिडेंट या इवेंट के होने से बहुत पहले ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर जो क्राउड है वो इस तरीके की नियंत्रित भीड़ नहीं है और अनियंत्रित और जो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाली हैं ऐसी डिमांड्स की जा रही हैं, तो वहाँ पर कभी कभी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ता है। तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हैं। कोई ऐसा केस रहा जिसने आपको हैरान किया? मुझे याद आ रहा है 4 अपराधी थे और हमें इनपुट मिला था कि ये एक जो इन्होंने लूट की थी उसका सामान जो है वो बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके पास वेपन्स एग्जैक्टली कौन से हैं ये जानकारी नहीं थी। सर, इनकाउंटर के नियम कैसे क्या होते हैं कि पहले पैर में ही गोली मारनी या फिर मारना कहीं भी लग जाए? अगर पुलिस की जान पर खुद बात आ जाती है तो फिर हमें गवर्नमेंट ने वेपन दिए हैं, हम ट्रेंड हैं, वो प्रोटेक्शन में हमको चलाना पड़ता है। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने कितने इनकाउंटर किए? ऐसा कोई मुझे काउंट याद नहीं है कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन हाँ कई सिचुएशन ऐसी बनी, कई मुठभेड़ हुई हैं। सर, अब शायरी तो कोई एक हो जाए जो आपने लिखी हो। ये जाम नम मेरी आँख भी नम है शाम नम, ये जाम नम मेरी आँख भी नम है, धड़कन को धड़कने का कोई जोश नहीं है, और महफिल भी चुप गज़ल भी चुप अल्फाज ये चुप हैं, महफिल भी चुप गज़ल भी चुप अल्फाज ये चुप हैं, बस दिल की ये आवाज़ क्यों खामोश नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज एक बेहद ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे और ये पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि आज बात होगी एक ऐसी जर्नी की जिसको पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है, रात और दिन एक करना पड़ता है। और फिर बात होगी उत्तर प्रदेश की और देश की पुलिसिंग पर भी, बात युवाओं को लेकर भी होगी, बात होगी कि कैसे इतने व्यस्ततम टाइम में खुद अपने लिए पुलिस वाले वक्त निकालते हैं, बड़े अधिकारी कैसे वक्त निकालते हैं। क्योंकि आज मेरे साथ बेहद ही खास शख्सियत, मैंने शुरुआत में ही बताया कि मौजूद हैं। एसीपी त्रिपाठी पहले मैं संबोधित करूंगा, फिर उसके बाद पूरा नाम आप सुनिए। एसीपी रितेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज़ पर। धन्यवाद। तो शुरुआत सर करें उससे पहले कि अभी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, कैसी लाइफ? देखिए, लाइफ तो पुलिसिंग के अराउंड ही चल रही है और अभी गाज़ियाबाद में पोस्टेड हूँ, तो पुलिसिंग के नए नए जो चैलेंजेस हैं वो सामने आ रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और साथ में अपनी पर्सनल लाइफ के लिए और अपनी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरीके से बैलेंस चल रहा है लाइफ में इस टाइम। चलिए, अब आपको सीधे लखनऊ लेकर चलता हूँ मैं। लखनऊ से ये शुरू हुआ सफ़र गाज़ियाबाद तक अभी पहुँचा है। शुभकामनाएं आपको कि और आगे तक जाएं आप। लेकिन ये सफ़र कितना आसान था या कितना कठिन था? देखिए, सफ़र आसान तो नहीं था। सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं वो इट्सेल्फ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम्स में से हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें कंपटीशन भी है। तो जो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं उनको मेहनत तो करनी ही पड़ती है और साथ में समय भी लगता है। फिर मेरे साथ थोड़ी पर्सनल मेरी फैमिली की भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज़ थे। मेरे फादर उसके जस्ट पहले ही नहीं रहे थे, तो इकोनॉमिकल और थोड़ा फैमिली का चैलेंज भी था। उन सभी को डील करते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी और उस कंपटीशन को क्रैक करना था, तो आसान तो नहीं था। हाँ, लेकिन समय लगा पर हुआ। आपने पिता का जिक्र किया। पिता का जाना कितना बड़ा दुख है, एक बेटे के सर से छत हट जाने जैसा? शायद इससे बड़ा दुख और इससे बड़ा सदमा किसी इंसान के लिए और नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक वो पिता की छत्र छाया में होता है तब तक कई सारी ऐसी चीज़ें होती, कई सारी ऐसी चुनौतियाँ होती हैं जिसके बारे में वो कभी उनसे रूबरू नहीं हुआ होता है। और जब वो साया हट जाता है तो फिर उसको पता चलता है कि हाँ, दुनिया की हकीकत क्या है।
और दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फिर उसको खुद उनको लड़कर सामना करना होता है। मेरी ज़िंदगी में वो फेस तभी आ गया जब मैं अपने लड़प्पन में ही था, तो चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इंसान को अपना रास्ता बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी लोगों के परिवार की प्रेरणा नहीं, बाकी सभी लोगों का मोटिवेशन रहा, तो चीज़ें बाद में ठीक हुई धीरे धीरे। ये कितना मुश्किल दौर होता है चीज़ों को ठीक कर पाना, क्या बदलता है जीवन में? हर मायने बदल जाते हैं, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और आपकी अपनी जो आकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, कभी कभी उनको भी मारना पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर परिवार का दबाव है, अब जिम्मेदारियां हैं, बाकी जो फैमिली के लोग हैं, अगर आप में कोई और दूसरा उतना कैपेबल नहीं है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ही निभानी पड़ती हैं। और फिर आपको समाज में वो जो रोल आपके कभी फादर अदा कर रहे थे वो रोल भी अदा करना होता है, तो आपको उसके लिए तैयार भी होना होता है और उतनी मैच्योरिटी भी लानी होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो काल चक्र का पहिया कभी रुकता नहीं है। उसमें जो भी आएगा तो उसको अपनी जो भूमिका है उसको निर्वाह करना ही पड़ेगा, तो बहुत जल्दी ही आपको तैयार कर देता है। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है, आपके जीवन में होती है, तो बहुत जल्दी आपको वो एक झटके में बच्चे से आपको वो बड़ा बना देती है। टूटना नहीं है वहाँ पर। वही तो ज़िंदगी का मंत्र ही वही है कि कभी भी टूटना नहीं है, हार नहीं माननी है। ये दौर मतलब कि जब आपने तैयारी शुरू की तो पहले से ही सोच रखा था कि अधिकारी बनना है, पुलिसिंग में ही जाना है, या फिर कुछ और ख्वाब थे? देखिए, सिविल सर्विसेज में जाना है ये तो डिसाइडेड था, क्योंकि उसी आकांक्षा को लेकर ही तैयारी के लिए आए थे, क्योंकि जब फादर नहीं रहे तो वो जो खुद भी वो जो चूँकि सिविल सर्विस में थे तो वो दौर देखा था, बचपन से देखते आए थे कि जब किस प्रकार से चीज़ें जो एक सिविल सर्विसेज में आपके पास एक पावर जो होती है, उसी पावर को ही दोबारा से रिस्टोर करना था। तो ये तो डन था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, और सिविल सर्विसेज में पुलिसिंग प्रायोरिटी थी, क्योंकि पुलिसिंग का एक चार्म था, वर्दी का एक चार्म था। वर्दी का ये था कि वर्दी पहनने पर, जैसे अभी सभी कई युवा हैं, देखिए वो उनको एक ख्वाहिश रहती है कि वर्दी किसी भी तरीके से वर्दी पानी, तो मेरी भी यही ऐसी ही चाहत थी कि अपने आप को यूनिफॉर्म में देखना है। आप नॉर्मल यूनिफॉर्म में हो और जब वर्दी में हो तो क्या अलग एहसास होता है उस वक्त? देखिए, वर्दी में होने पे एहसास सबसे बड़ा तो ये होता है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एक सेइंग है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो मैं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखता हूँ, पावर सेकेंडरी है। अगर भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको वो वर्दी पहनने के लायक समझा है तो बहुत कुछ सोच समझ के समझा होगा। चयन प्रक्रिया में बहुत कुछ देखा जाता है, जांचा जाता है, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है इस पोस्ट पर। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम यूनिफॉर्म में हों या फिर अपने प्राइवेट में भी हों, हमें अपने उन दायित्वों को कभी भूलना नहीं है। और अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आपके अधिकार ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। ऐसे में आगे और बातचीत होगी, लेकिन जब आपका सोशल मीडिया खंगालने लग जाएं हम, और फिर खास करके इंस्टाग्राम, तो फिर ये लगता है कि कोई एक्टर हैं क्या? वर्दी में ना देखे तो फिर त्रिपाठी जी लगते हैं कि एक्टर हैं क्या? ये कैसे मैनेज करते हैं? जिम, वर्कआउट, फिर काम भी इतना करना, प्रेशर इतना आप लोगों पे होता है? देखिए, ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है, और मेरी एक सिंपल सीधा सा आंसर है कि टाइम मैनेजमेंट सब कुछ है। अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है तो आप 24 घंटे का भी 24 घंटे से ज़्यादा बेहतर यूटिलाइजेशन कर लेंगे। डिपेंड ये करता है कि आप की प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए, और आपका गोल भी क्लियर होना चाहिए कि आप आखिर ज़िंदगी से चाह क्या रहे हैं। जैसे कि मुझे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं फ़िट रहूँ और मैं एनर्जेटिक रहूँ, और मैं हो सके तो और लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ, तो मैं टाइम निकालता हूँ उसके लिए। फिर और बाकी जो चीज़ें हैं जो शायद बाकी लोग करते होंगे, मैं उनको नहीं करता हूँ, तो मैं उसमें फिर उस तरह से टाइम अपना मैनेज करता हूँ। तो कभी नहीं लगता कि कभी सफ़र मुंबई का भी तय किया जाए, बॉलीवुड भी जाया जाए? नहीं, मैं यहाँ पुलिसिंग में ही ठीक हूँ। आगे फ्यूचर का देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने फ़ैन फॉलोइंग आपकी देखी,
विद ड्यू रिस्पेक्ट, लड़कियां फैन है आपकी। नहीं नहीं, ये सब तो सोशल मीडिया और ये बाकी चीज़ें ये तो सेकेंडरी हैं। अपनी ड्यूटी सबसे ऊपर है और बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट पर मैं बैठा हुआ हूँ, तो फोकस वहीं पर है और उसी को कंटिन्यू करना है। अच्छा, अपनी पुलिसिंग लाइन में मैं अच्छा कर सकूँ, मेरे लिए मेरा अचीवमेंट सिर्फ ये है। अच्छा, ये पुलिस प्रशासन काम कैसे करता है? देखिए, मोस्टली तो एक सेट मशीनरी है और बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। रेगुलेशंस पे, रूल्स पे और हमारे जो लॉज हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जहाँ पर आपको आपके विवेकाधिकार का भी प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। लेकिन मोस्टली वी स्टिक टू द लॉज, वी स्टिक टू द रूल्स एंड वी ट्राई टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन। पुलिसिंग एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इंस्टीट्यूशन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। सर, मान लीजिए जैसे किसी शहर में, मान लीजिए आप गाज़ियाबाद में ही पोस्टेड हैं, स्थितियां खराब हों किसी वजह से, तो उस वक्त क्या आप लोगों का पहला प्लान होता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए? मान लीजिए दंगे भड़क गए या कुछ और हो गया, विवाद हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके होते हैं? देखिए, दंगे भड़क गए या इस तरह की अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो मैं वही कह रहा हूँ कि वी आर अ वेल प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी भी इंसिडेंट या इवेंट के होने से बहुत पहले ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग और हमारे जो इनपुट्स होते हैं हम उन पे पहले से ही काम करना शुरू कर देते हैं और अगर उसके बावजूद भी कोई सडन इस तरीके की सिचुएशन इरप्ट होती है तो हम पहले तो समझाने का ही प्रयास किया जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पब्लिक को, चूँकि हम पब्लिक सर्वेंट्स ही हैं, हम पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं और अगर जनता में किसी चीज़ को लेके रोष है या किसी चीज़ को लेके उनके बीच में किसी चीज़ में असहमति हो रही है प्रशासन से या पुलिस से, तो उसके लिए प्रयास किया जाना कि उसको समझाया जा सके और उच्च अधिकारियों का और डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके हम सॉर्ट आउट कराते हैं और मोस्टली चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर जो क्राउड है वो इस तरीके की नियंत्रित भीड़ नहीं है और अनियंत्रित और जो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाली हैं ऐसी डिमांड्स की जा रही हैं, तो वहाँ पर कभी कभी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ता है। तो हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हैं और हम इसी के लिए प्रिपेयर करते हैं कि मॉब कंट्रोल कैसे किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे मेंटेन किया जाए। आंसू गैस और लाठीचार्ज इसी वक्त आते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही आखिरी विकल्प हैं आखिरी, और मोस्टली कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी अधिकारी ये प्रयास करता है कि ये नौबत कभी ना आने पाए। वो तो लास्ट रिसॉर्ट है और हम उसके अलावा ही सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसका भी कंट्रोल फोर्स को यूज़ किया जाता है कि भीड़ को डिस्पर्स किया जा सके या फिर अगर रोड वगैरह ब्लॉकेज है तो उसको क्लियर कराया जा सके। क्योंकि आपको उसके पीछे बाकी पब्लिक को भी देखना है कि उनको परेशानी ना हो। देखिए, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, वी आर वर्किंग फॉर पब्लिक ओनली। हम कोई ये हमारा पुलिस स्ट्रक्चर कोई कॉलोनियल पुलिस स्ट्रक्चर नहीं है कि हम कोई दूसरे जगह से आए हैं और जो है दूसरे देश के लोगों पर शासन कर रहे हैं। हम जनता से ही निकल कर आए हैं, हम सभी जनता के बीच के ही लोग हैं, पब्लिक के ही लोग हैं और पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं। तो हम इस तरीके की कोई बर्बर पुलिसिंग नहीं करते और ना कोई करना चाहेगा। चीज़ों को बैठकर बात करके समझाने का ही प्रयास किया जाता है। मैं आपकी प्रोफाइल में देख रहा था तो तमाम ऐसे इनकाउंटर आपके हुए जब आपने ऐसे केसेस संभाले जो बड़े केसेस रहे, तो कोई ऐसा केस रहा जिसने आपको हैरान किया? देखिए, अब कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई अगर अपराधी है और कई अपराध पहले भी कर चुका है, कई जघन्य अपराधों में संलिप्त रहा है, लूट, चोरी, डकैती, ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधी है और हमें कोई इनपुट मिला, हम उसे पकड़ने गए और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ पर मुठभेड़ की भी नौबत आई हैं कई बार। तो उस केस में हमारा जो सेट प्रोटोकॉल है हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ भी बिहेव करते हैं, लेकिन सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो हमें भी फिर आउट ऑफ द वे जाके मेजर लेने पड़ते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पर। हमने एक तो
ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर वो चार, एक जो मुझे याद आ रहा है, 4 अपराधी थे और हमें इनपुट मिला था कि ये एक जो इन्होंने लूट की थी उसका सामान जो है वो बेचने के लिए जा रहे थे। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर चेकिंग लगाई थी और अपना जो फोर्स थी उसको मोबिलाइज़ किया था। लेकिन उनके पास वेपन्स एग्जैक्टली कौन से हैं ये जानकारी हमें नहीं थी। हम प्रिपेयर्ड थे, लेकिन उनके सब के पास वहाँ पर तमंचे थे और जब वहाँ उनको रोका गया तो वहाँ पर एक क्लैश हुआ। लेकिन चूँकि हम प्रिपेयर थे, हमने चारों तरफ से उनको सराउंड कर रखा था, तो कंट्रोल उन पर कर लिया गया। लेकिन उन तीनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी थी वहाँ पर, और उसमें से एक के ऊपर तो 22 मुकदमे थे और चोरी, लूट और पूरे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को उसने छलनी करके रखा हुआ था। और जब मैंने उसको खुद भी उससे बात की, इंट्रोगेट किया, तो पता चला कि सिर्फ अपने महंगे शौक़ पूरे करने के लिए वो लूट और स्नैचिंग की घटना को करता था। तो एक तरीके की साइकोलॉजी भी समझ में आती है कि किस प्रकार से सिर्फ अपने, मतलब एक ऐसा इंसिडेंट और याद आ रहा है कि उसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे गिफ्ट देता था और उसके लिए वो लूट और स्नैचिंग करता था। तो इस तरह के लोग मिलते रहते हैं, इस तरह के अपराधी जो है, जो उनका मोटिव सिर्फ एक इस तरीके का कोई जो है लेविश ज़िंदगी या इस तरह करने के लिए वो इतनी जघन्य घटनाएं कर रहे हैं। सिरफिरा अपराधी कभी मिला? सिरफिरा अपराधी भी मिले हैं। एक मर्डरर था, उसने करीब 7-8 मर्डर कर रखे थे। और जब उसके मोटिव निकल के आया तो पता चला कि उसकी बचपन से थोड़ा वो उसको दबाया गया था और जो वो चाहता था वो लाइफ में अचीव नहीं कर पाया। तो उसने 1-2 मर्डर किए, फिर उसको लगा कि जो है मैं पकड़ा नहीं जा रहा हूँ, तो वो एक के बाद एक मर्डर करता चला गया। फाइनली वो पुलिस की गिरफ्त में आया। अभी गाज़ियाबाद में उसने एक और मर्डर किया था। जब उसको इंट्रोगेट किया गया तो फिर साइकोलॉजी पता चली कि सिर्फ वो एक साइको किलर आप कह सकते हैं, कि किसी को बिठा के कोई उसको मिला रास्ते में, ट्रक वाला, उसको बिठा के दारू पिलाता था। फिर किसी बात पे पता चला नहीं बनी तो वहीं पर उसको जो है कुछ दारू में मिला के उसको कर दिया और फिर ईंट से उसका सर फोड़ दिया। तो इस तरीके के साइको किलर्स भी वाक़या पड़ा है। पुलिसिंग में जब आप रहते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यू सी, एंड यू सी द डिफरेंट साइड ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, जो नॉर्मल पब्लिक नहीं देख पाती है। तो हम उस तरह के लोगों से डील करते हैं। सर, इनकाउंटर के नियम कैसे क्या होते हैं कि पहले पैर में ही गोली मारनी या फिर मारना कहीं भी लग जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं स्पष्ट, इनकाउंटर कोई करना नहीं चाहता है। सिचुएशन बन गई तो पुलिस कभी भी इनकाउंटर कोई प्लान करके ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं करती है। और हम हर कीमत पर ये अवॉइड करते हैं कि कोई भी इनकाउंटर हो या कुछ भी हो। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अपराधी को पकड़ें और उसको जो है न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें, और न्यायालय उसको सज़ा देगा, उसको होगी। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती, जब अगर पुलिस की जान पर खुद बात आ जाती है तो फिर हमें गवर्नमेंट ने वेपन दिए हैं, हम ट्रेंड हैं, वो प्रोटेक्शन में हमको चलाना पड़ता है। और जैसे आपने कहा कि उसमें भी आप किसी को सीधे जो है गोली नहीं, हम उनको वार्निंग देते हैं, हम हवाई फायर करते हैं, हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं कि वो सरेंडर कर दें। लेकिन अगर कोई अपराधी पुलिस दल पर फायर कर रहा है तो हमें फायर करना पड़ता है। फिर जैसा कि है, आप बिलो द बेल्ट हम फायर करते हैं कि उसको कैच किया जा सके। और लेकिन हर हालत में हम यही अवॉइड करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन ना आने पाए। इनकाउंटर से आखिरी सवाल, एसीपी रितेश त्रिपाठी ने कितने इनकाउंटर किए? नहीं, देखिए ऐसा कोई ये काउंट रखने वाली सिचुएशन ऐसी बनी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गए सोच कर गए कि इनकाउंटर करना, जब ऐसी सिचुएशन बनी हो कि खुद की जान पे बनाई हो या साथियों की जान पे बनाई हो, तब तो फिर करना। नहीं, देखिए, मैं लंबे समय से अब चूँकि फील्ड में हूँ, यहाँ गाज़ियाबाद जैसे ज़िले में हूँ, तो कई मुठभेड़ यहाँ पर हुई हैं, सिचुएशंस ऐसी बनी हैं। लेकिन ऐसा कोई मुझे काउंट याद नहीं है कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा। लेकिन हाँ, कई सिचुएशन ऐसी बनी, कई मुठभेड़ हुई हैं, मेरे अंडर में कई मुठभेड़ हुई हैं। अब वो एक सिंघम वाला फील नहीं आता कभी? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया, ये सिंघम, ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ये पोस्ट है ये बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। और इसमें आपको बहुत कुछ सोच के, बहुत कुछ वर्क फोर्स को मैनेज करके चलना पड़ता है।
तो मैं ये कुछ इन शब्दों में ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने बोला अच्छी पुलिसिंग अगर आप करते हैं, अच्छा आपका पब्लिक में मैनेजमेंट अच्छा है, रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप सिंघम हैं। तो वही पब्लिक ही कहती है कि हमारे अफसर ऐसे ही होने चाहिए जो फिट भी हों और जो तत्काल एक्शन ले सकें। हाँ तो मतलब देखिए फिटनेस तो अब पुलिस जैसी फोर्स में अगर आप फिट नहीं होंगे तो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। आप जानते हैं पुलिसिंग एक टफ जॉब है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हमें कई ऐसे मौके आते हैं जब 24 घंटे 48 घंटे 3-3 दिन तक फील्ड में खड़े रहना पड़ता है। तो फिट तो होना हमारे लिए मैंडेटरी है, फिट तो हमें रहना ही पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि सिंघम वही है जो एज अ पुलिस ऑफिसर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर हो, जो अपनी ड्यूटीज़ को समझे, जिसको अपनी चैलेंजेस का आइडिया हो, अपने जो उसका जो एरिया है उस पर कमांड हो, पब्लिक से उसकी डीलिंग अच्छी हो और जो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन काम कर सके। सर बहुत मुश्किल होता है मैनेज कर पाना। जैसे हम लोग तो कुछ करता हुआ देख भी लें तो फिर जब खाना खाने बैठें तो हालत ख़राब हो जाती है, वही याद आता है। आप मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन से गए हों कि आज पूरा दिन ऐसा रहा, कहीं मुठभेड़ हुई, कहीं कुछ हुआ, कहीं किसी हत्या के केस को सुलझाने या करने गए, फिर जब आप आए थाली में जब खाते हैं तो दिमाग में आता नहीं कभी या फिर आता है तो कैसे मैनेज करते हैं उस टाइम? देखिए अब हम जब जॉब ही हमारी यही है, आप किसी एक नॉर्मल पुलिस वाले का डेली रूटीन देखेंगे तो उसको कहीं ना कहीं दिन में 1-2 बार ऐसा चीज़ तो मिल ही जाएगी। कभी सड़क दुर्घटना होती है, बहुत छत बिच्छत अवस्था में शरीर मिल जाते हैं, कभी मर्डर हो जाता है, कभी सुसाइड। तो ये पार्ट ऑफ पुलिसिंग है। तो एक शब्द होता है एम्पटी फटीग। शुरुआत में तो मैं भी जब नया नया था तो मुझे भी लगता था कि ये सब कैसे देखा जाएगा, ये होगा, बट समवन गॉट टू डू इट, किसी को तो करना ही है। तो फिर एक धीरे धीरे वो आदमी उसको वो पार्ट ऑफ द जॉब है तो यूज टू हो जाता है। सर जनता से डील करना या बात करना कितना चैलेंजिंग होता है? ये एक पुलिस ऑफिसर की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना और लॉ एंड ऑर्डर, इन दो के लिए हम बेसिकली काम करते हैं, क्राइम और क्रिमिनल्स पे कंट्रोल करने के लिए। तो जब लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन अगर बन रही है कि जहाँ पब्लिक नहीं मानने को तैयार हो रही है और पब्लिक ऑर्डर वहाँ बिगड़ रहा है, तो फिर वहाँ पर हमारी स्किल्स काम आती हैं। फिर आपने कितना फील्ड में काम किया है, आपके टर्म्स कैसे हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं और आप किस तरीके से पब्लिक को कन्विंस कर पा रहे हैं, वही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, हम मैनेज कर लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं, फिर उस केस में हमें दूसरे मेजर्स भी कभी कभार लेने पड़ जाते हैं। लेकिन पब्लिक को डील करना, पब्लिक को समझाना, ये सबसे बड़ी स्किल है जो एक ऑफिसर के अंदर और पुलिसकर्मियों के अंदर होनी चाहिए। सर अगर आप जवाब देना चाहें तो क्या पुलिस के हाथ बंधे नहीं होते, खुले रहते हैं, मतलब अगर काम करना है तो? हाँ, पुलिस अपने जो मैंने बोला कि वी आर गवर्न्ड बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस दायरे में हमारे सारे हाथ खुले हुए हैं। उस दायरे के बाहर अगर आप जाकर काम करेंगे तो वो अनुमति ना पुलिस को है ना किसी अन्य व्यक्ति को है। कोई अपनी मनमानी या मनमर्जी नहीं कर सकता है। हम कानून के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल और हमारे जो वैधानिक जो नियम हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसके अंतर्गत हमें पूरी स्वतंत्रता है काम करने की। वही मैं आपके इंस्टाग्राम पे ही देख रहा था कि जब सावन शुरू होता है, कांवड़ यात्रा जब निकलती है, तो उस दौरान भी आप मतलब फील्ड पे ही एकदम होते हैं। और कितना टफ सिचुएशन उस वक्त होता है कांवड़ियों को संभाल पाना। और फिर इस देश में एक अलग माहौल उन कांवड़ियों के लिए बनाया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उस वक्त का माहौल क्या होता है? मैंने कई बार देखा कि आप कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आए। नहीं, देखिए अगर आप विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ मेरठ, गाज़ियाबाद, उधर आगे मुजफ्फरनगर, बागपत, तो कांवड़ पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक प्रकार का ये पूरा इवेंट होता है जो पूरे महीने भर चलता है। ये 1-2 दिन 3 दिन का इवेंट नहीं है। कई मेले और बड़े बड़े भी होते हैं लेकिन वो कुछ समय में समाप्त हो जाते हैं। तो इस कांवड़ इवेंट की जो आप पूरा है, इसकी तुलना आप प्रयागराज के कुंभ वगैरह से कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही क्राउड यहाँ भी मोबिलाइज होता है। और वो चूँकि मूविंग क्राउड है तो उसको मैनेज करना, और फिर वो जैसे कि दुधेश्वरनाथ मंदिर है तो उसमें अंत के 2-3 दिनों में 10 लाख 15 लाख तक कांवड़िया जल चढ़ाने आते हैं।
तो उस क्राउड को मैनेज करना वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और हमको बहुत पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और कांवड़िए जैसे कि आप जो कहना भी चाह रहे हैं, देखिए कांवड़ियों की बहुत श्रद्धा जुड़ी होती है। अगर आप भी 200 किलोमीटर कंधे पर 100 किलो जल लेकर चलेंगे तो उस जल से आपकी जो श्रद्धा जुड़ी होगी वो बिल्कुल वाजिब है, और अगर वहाँ पर कुछ गलत होता है तो आपका नाराज़ होना भी वाजिब है। तो इसलिए कांवड़ियों की श्रद्धा को देखते हुए उस इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए हमें हर प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है और बहुत ही पेशेंस धैर्य के साथ उस ड्यूटी को निभाना पड़ता है। लेकिन फिर जब कुछ विरोधी आपत्ति जताते हैं तो उसको कैसे टैकल करते हैं? नहीं, विरोधियों, देखिए अगर आप सही हैं, आप सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो विरोधी आपके अगेंस्ट बोलेंगे, उसको ज़्यादा परवाह हमें नहीं करनी होती है। बोलने वाले तो बोलेंगे, वो आपकी शुरुआती पढ़ाई से भी बोलेंगे कि हाँ कहाँ तैयारी करने चला गया, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे टॉन्ट आपने सुने? वो तो पहले दिन से ही बोला जा रहा है जब से ऐसे टॉन्ट आपने सुने? हाँ, ये तो कह रहे ऐसा कुछ तो नहीं बहुत- कर पाएगा, गया है दिल्ली 4 दिन में आ जाएगा। बहुत कहता तो बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, और जो जिसको अपना काम करना है, जो फोकस्ड है, वो अपना काम करता रहेगा। तो उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना और होता। जिस दिन सिविल सर्विसेज निकली, जिस दिन वो कहाँ थे आप? क्या मतलब मन में क्या आया कि कर लिया यार जो सोचा था? हाँ, देखिए मतलब सिविल सर्विसेज की का एक जो पैशन था, वो जब वो ड्रीम अचीव हुआ तो बहुत ही अंदर से अच्छा फील हो रहा था। मैं अपनी फैमिली के साथ ही था, पूरी फैमिली इमोशनल थी उस दिन, क्योंकि मेरी सिस्टर भी साथ में ही मेरे सेलेक्ट हुई थी। तो वो एक और भी उसमें 4 चांद लग गए थे कि 2 लोग एक साथ एक एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया। तो और फिर फादर का जो ड्रीम था वो फुलफ़िल हुआ। तो बहुत ही इमोशनल पल था और गौरव का भी पल था कि हाँ, फाइनली सिविल सर्विसेज में आए हैं और समाज के लिए जैसे फादर अच्छा, मैं अपने फादर को मैंने देखा था, एक बहुत ही अच्छे अधिकारी के रूप में उनकी पहचान थी। तो ये भी था कि मौका मिलेगा तो खुद भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे अपने कैपेबिलिटी में, वो सिविल सर्विसेज में जाके करेंगे। और वही प्रयास मैं अभी कर रहा हूँ कि अपने स्तर से जितना मैक्सिमम मैं समाज को कुछ दे सकता हूँ, देश को जो दे सकता हूँ वो दूँ। आप कह रहे हैं कर रहा हूँ, वही मैंने पढ़ा कि पुलिस में रहते हुए इतना 1 दशक होने को है, ना आप पर कोई आरोप, ना कंट्रोवर्सी, ना कहीं पर मिसकंडक्ट वाली बातें, ना किसी तरीके का ऐसा वीडियो वायरल हो। जबकि अमूमन सर्विस में आ जाने के बाद, वर्दी आ जाने के बाद हम तमाम ऐसे वीडियोस देखते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं देखते हैं कि वो चाहे वही वर्दी की खुमारी हो जाए या फिर ये हो कि हाँ जनता ही तो है, वो दिख जाए। आप इस चीज़ को कैसे इतने लंबे वक्त तक मैनेज कर रहे हैं? नहीं, तो वो तो सोच ही गलत है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वर्दी आपको मिल गई तो आप कुछ अलग हो गए हैं, या फिर आप किसी प्रकार का आपको उसका पावर का नशा आए, तो ये सोच गलत है। आप सिविल सर्विसेज निकालते हैं पब्लिक सर्विस के लिए। मैं बोल रहा मैंने जैसे कि बोला, हम पब्लिक की सर्विस के लिए आए हैं। हमारी एक जॉब है, जैसे बाकी समाज के अन्य लोग एक जॉब कर रहे हैं, वैसे आप भी एक जॉब कर रहे हैं। आपके सेट मैंडेट्स हैं, आपके सेट रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, आपको उनके अंतर्गत काम करना है। चूँकि आपकी जॉब में एक चैलेंज छुपा हुआ है, कुछ तरीके के रिस्क भी हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको कुछ स्पेशल पावर्स दी हुई हैं। लेकिन उस पावर का यूज़ आपको अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाने के लिए ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से समाज के अन्य लोग समाज के देश के हित योगदान प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं, उसी प्रकार आप भी दे रहे हैं। इससे अलग और कुछ भी नहीं है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो। तो मैं इसको सिर्फ अपनी एक एज अ जॉब, अपनी ड्यूटी ही मानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। गाज़ियाबाद जैसे व्यस्ततम शहर की जिम्मेदारी संभालना सबसे बड़े चैलेंजेस में एक है, और हर तरीके के चैलेंजेस हैं। दिल्ली से भी आप सटे हैं, आप इधर मेरठ वाले इलाके से भी सटे हैं, जो कि क्राइम का एक वक्त लंबा दौर देखा है। उस दौर में गाज़ियाबाद को सुरक्षित रखना, गाज़ियाबाद की स्थितियां खराब ना हो जिस इलाके में हैं आप, उसके लिए हर दिन नई तैयारी करनी होती, या जो एक रूल बुक बन गया उसी पे चलना है? नहीं, देखिए गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, तो यहाँ चैलेंजेस उसी प्रकार के हैं। और चूँकि कोई ऐसा बॉर्डर एरिया तो नहीं है, तो इसलिए आप ये समझिए कि आपको क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ गाज़ियाबाद में ही नहीं आपको कमांड रखनी है, आपको आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स दिल्ली
और इधर नोएडा, मेरठ और बागपत और हापुड़, हर जगह आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इन यहाँ के जो फोर्सेस हैं उनसे आपका जो इंटेलिजेंस इनपुट है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा चूँकि यहाँ पर लिटरेसी रेट भी अच्छा है और दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, तो लगातार हाईलाइटेड रहता है मीडिया में भी। कोई भी छोटी सी भी घटना यहाँ पर मीडिया में भी हाईलाइट होती है, तो आपका रिस्पांस भी पुलिसिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्विक होना चाहिए। कोई भी आप अलग अलग अगर पैरामीटर्स देखें तो उसमें उसमें पुलिसिंग का जो रिस्पांस है वो आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास किसी भी तरीके की लापरवाही का स्कोप नहीं है। अगर आप लापरवाही करेंगे यहाँ पर तो छोटी सी घटना बहुत बड़ी घटना में बदल सकती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया तक घटना जाती पूरी है। दुनिया तक जाती है वो। तो वही कि मतलब हाल फिलहाल में आप उत्तर प्रदेश पुलिस को ये जिम्मेदारी मिली है घुसपैठियों पर एक्शन लेने की, तो क्या क्या निर्देश हैं उनके लिए आप लोगों के पास? अभी देखिए इसके बारे में अभी तो स्पष्ट कोई ऐसा निर्देश हम लोगों को डायरेक्ट तो नहीं है। जैसा भी ऊपर से शासन से आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें करने के बाद कहा जाएगा वो हम करेंगे। मतलब शासन के निर्देश पे ही पुलिसिंग चलती है। आपके यहाँ समस्या है गाजियाबाद में इस तरीके की दिखती हैं, अगर दिखती हो तो? नहीं, अभी ऐसा मैं डायरेक्टली तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि कोई इस प्रकार का हो। बाकी अगर कोई डायरेक्शन होगा कि किन्हीं को चिन्हित किया जाना है या कोई ऐसा एक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। पिछले कुछ वक्त में पुलिसिंग कुछ बदली है उत्तर प्रदेश की, या फिर जैसा आपने अपने पिताजी के टाइम देखा वैसे ही है? देखिए मोटा मोटा जो पुलिसिंग का कलेवर है वो तो आप कह सकते हैं कि सेम ही रहता है, लेकिन अब चूँकि दौर बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, हम प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे अब पहुंच चुके हैं, डिजिटल मीडिया पे पहुंच चुके हैं, एआई के टाइम पे पहुंच चुके हैं, तो अब पुलिसिंग को भी चेंज होना लाजमी है। अभी आने वाले समय में हमारा मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम साइबर क्राइम ही होने जा रहे हैं। अभी भी ऑलरेडी देखिए आप 50% से ज़्यादा क्राइम साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो पुलिसिंग को भी उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ रहा है। हम उसी के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और अलग अलग हमारे रूल्स और नए नए जो है रेगुलेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो पुलिसिंग तो बदलती है और बदलना चाहिए भी। जैसा समाज अगर बदल रहा है तो पुलिसिंग भी वैसे ही बदल रही है। पुलिसिंग इस तरीके से बदली उत्तर प्रदेश में कि अब एक्शन मोड में रहते हैं पुलिस वाले भाई। बहुत ज़्यादा अब हो गया कि ठीक है देख लिया जाएगा, देख लीजिए वाला अब नहीं है। हाँ, अब देख लिया जाएगा, कर रहे हो तो फिर उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए अगर बार बार बताए जाने के बाद भी और बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो सख्ती से भी बरता जाना चाहिए। पहली और दूसरी बार किसी को समझाया जा सकता है, लेकिन अगर यदि कोई मानने को नहीं तैयार हो रहा है तो फिर उसके लिए उसी प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब कानून तोड़ोगे तो सज़ा मिलेगी, साफ बात। देखिए सज़ा देने के लिए एक स्थापित संस्था है, हमारी न्यायपालिका है, जो सज़ा देने का कार्य उसी का है। हमारा जो मैंडेट है वो हम उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, और अगर कोई हम उसमें नहीं मानने को तैयार है तो जो हमारे पास जो कैपेबिलिटी हम उसमें एक्शन लेते हैं। सर, आपने साइबर क्राइम की बात की, अभी साइबर क्राइम से निपटने के लिए क्या कुछ काम चल रहा है? कैसे जनता को समझा रहे हैं आप लोग, या फिर क्या एक्शन आप लोगों की तरफ से लिए जा रहे हैं? क्योंकि साइबर क्राइम तो अब इस दौर में देख ही रहे हैं। देखिए साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी अवेयरनेस बहुत कम है। तो आप पुलिसिंग में अब देखेंगे हम लगातार ये कैंपेन, हम साइबर अवेयरनेस के कैंपेन हर जगह चलाए जा रहे हैं, और इसमें विशेष रूप से जो साइबर क्राइम का जो टारगेट होते हैं वो लोग हैं जो डिजिटली बहुत कम एजुकेटेड हैं, जिनके पास पूरे जीवन की बनाई हुई पूंजी तो है, अकाउंट में पैसे तो हैं, लेकिन उस अकाउंट को सिक्योर कैसे रखना है ये नहीं पता है। तो उनको एजुकेट किया जाना, उनको अवेयर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आप लगातार देखिए, आप शासन स्तर से, मुख्यालय स्तर से और हमारे लोकल लेवल पे हम लगातार कैंपेन करते हैं, सेमिनार्स करते हैं,
नुक्कड़ नाटक के थ्रू और छोटे छोटे मॉल्स वगैरह में जाकर हम कैंपेन चलाते हैं, बताते हैं, एग्जैक्ट टू द पॉइंट अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चीज़ होगी जिससे आपको बच के रहना है। जैसे कि अभी आजकल आपने देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट का बहुत वो चल रहा है कि किस प्रकार से वो फ़ोन करके धमकी देते हैं कि आपका नंबर जो है इस फलां क्रिमिनल एक्टिविटी में या इलीगल उसमें ट्रेस हुआ है, तो आप बताइए किस तरह से करना है। फिर वो कई ऐसे केसेज आए जिसमें उन्होंने कई पैसे उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा लिए, लाखों रुपए तक ट्रांसफ़र करवा लिए। तो हम यही अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि डरना नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि ये इस प्रकार के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो हमारे डर का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर हम डरेंगे नहीं तो हम डील कर लेंगे। और हमारी इतने सारे आप साइबर की उसमें देखें तो हमारी हेल्पलाइन 1930 हेल्पलाइन नंबर है, 112 का नंबर है, थाने का नंबर है। वो सभी साइबर अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत उस पर एक्टिव होते हैं। अगर पैसा आपका चला भी गया है तो हम उसको तुरंत फ्रीज़ कराने की कोशिश करते हैं कि जिस अकाउंट में पैसा गया है वहाँ उसको फ्रीज़ कराकर आपको रिटर्न कराया जा सके। लेकिन यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस पब्लिक के लेवल पे आनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे साइबर क्राइम्स का जो हब आप जब उनका चेन आप ट्रेस आउट करते हैं तो मोस्टली वो इंडिया से बाहर के लोग होते हैं जो वहाँ से ऑपरेट करके उस तरह के चैनल्स चला रहे होते हैं। तो उसको ट्रैक आउट करना, उसको वर्कआउट करना अभी भी बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो साइबर क्राइम एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि हमें प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा देन क्योर। लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, पुलिसिंग में एआई जब इंट्रोड्यूस अब हो रहा है तो कितना हेल्पफुल आपको लगता है भविष्य में? देखिए, एआई अपने अभी स्टार्टिंग जेनेसिस स्टेज पे है और अभी तो वीडियोस में एंटरटेनमेंट में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन बाय द टाइम एआई हर फील्ड में एक मैंडेटरी वो बन जाएगा और फिर पुलिसिंग में भी हम धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी बहुत स्टार्टिंग स्टेज में ही है, तो एक चैलेंजिंग टास्क भी है, क्योंकि अभी आप देखिए कई सारे मॉफ्ड वीडियोस, इमेजेस बना दिए जाते हैं और उनको डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं होता है कि ये रियल है या फिर ये जो है एआई के थ्रू बना हुआ है। तो पुलिसिंग के लिए एक एआई चैलेंज भी है और हेल्प भी है, क्योंकि जब एक बड़ा डाटाबेस हमारा जैसे कि क्रिमिनल्स का और डिफरेंट क्राइम्स का जो डाटाबेस है, अगर उसको हमें उसके थ्रू कोई इंटेलिजेंस निकालनी हो, इनपुट निकालना हो, तो एआई उसमें हेल्प करेगा। और बहुत सारे डायमेंशन है जिसमें एआई पुलिसिंग को हेल्प भी करेगा और एक चैलेंज भी है जो हमें एज अ पुलिस ऑफिसर उसको आगे देखना होगा। सर, कोई ऐसा कभी केस आया जिसने मतलब घुमा के रख दिया हो, समझ में ही ना आए कि क्या, कहाँ, कैसे, मतलब ट्रायंगल या 4 एंगल बन गया हो? कई केसेस आए हैं ऐसे। सर, कोई इंटरेस्टिंग हो तो सुनाइएगा। अभी लेटेस्ट का एक केस अभी है जिसकी अभी कुछ शायद पिछले मंथ ही हुआ था। उसमें हमें एक हाईवे पर एक कार में एक डेड बॉडी मिली थी और अननोन डेड बॉडी पता भी नहीं था। फिर जब उसको ट्रेस आउट कराया गया तो पता चला कि उस कार ओनर की ही, वो कार ओनर और कार ड्राइवर वो खुद ही था, टैक्सी चलाता था, उसी की कार थी, उसी की डेड बॉडी थी, पीछे सीट पर वो पड़ी हुई थी। और चूँकि जहाँ वो कार खड़ी हुई थी तो कोई कैमरा वगैरह वहाँ पे था नहीं, तो ये नहीं पता चल पाया कौन उसको वहाँ मार के गाड़ी में पीछे डाल के छोड़ के चला गया है। फिर जब ट्रेस आउट किया हमने तो पता चला कि दिल्ली से वो चला था उसी दिन सुबह, और दिल्ली से भी जहाँ चला था, जहाँ से उसने सवारी ली थी, वो भी नहीं ट्रेस आउट हो पाया कि कौन लोग थे जिन्होंने उसको हायर किया था, क्योंकि ऑनलाइन नहीं बैठे थे वो, ऑफलाइन डायरेक्ट उसके पास आए थे और वहीं से उन्होंने टैक्सी हायर की थी। कई दिन का समय लगा, हमने बहुत 500 से ज़्यादा अलग अलग सीसीटीवी हमने देखे ट्रेस आउट करने के लिए कि कौन लोग हैं जो बैठे थे और फिर क्या रीज़न रहा, क्यों मारा इसको। फाइनली कई दिन बाद जाके हमको ये क्लियरिटी हो पाई कि 2 लोग थे जिन्होंने वो टैक्सी उससे उस दिन वहाँ पे हायर की थी, और उनका जो पर्पस था वो ये था कि टैक्सी उससे लूटनी ही थी। वो टैक्सी उसकी लूट कर और एक किडनैपिंग को अंजाम देना चाहते थे। एक बच्चे की किडनैपिंग को उनको अंजाम देना था उस टैक्सी को लूट कर। और कई दिन से वो उस बच्चे की रेकी कर रहे थे कि वो कब स्कूल आता जाता है, और कई दिन से वो फिर इसी तरीके से एक गाड़ी की तलाश कर रहे थे जिसमें उसको किडनैप कर सकें। जब चूँकि वो ड्राइवर ने जब उसका विरोध किया कि जब उन्होंने लूटने की कोशिश की होगी तो उन्होंने उसको वहीं पर पीछे
हाईवे पे ही गाड़ी खड़ी करके गला घोंट के उसको वहाँ पे मार दिया। और इतने मतलब इस तरीके के अपराधी थे वो, इतने जघन्य अपराधी कि उसके बाद उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में पड़ी हुई वो किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए वहाँ पर गए जहाँ पर वो बच्चा उनको मिलना था स्कूल से, जो उसके आने का टाइम था। लेकिन उस बच्चे की किस्मत थी कि वो उस दिन स्कूल गया नहीं था, तो वो अपने उस प्लान में तो नहीं सक्सेसफुल हो पाए। तो जब उस प्लान में नहीं सक्सेसफुल हो पाए तो गाड़ी और उस ड्राइवर की डेड बॉडी को उन्होंने लाकर हमारे क्षेत्र में डंप कर दिया। बहुत समय हमें लगा, फाइनली हमें उनको जो है ट्रेस आउट किया तो ये पता चला कि पूरी घटना ये थी। तो इस तरीके के केस आते रहते हैं कि आप बिल्कुल ब्लाइंड होता है कि आखिर क्या है ये। फिर जब आप उसको ट्रेस आउट करते हैं, चेन इस्टेब्लिश करते हैं, तो निकल कर आता है कि ये इस तरह की घटना थी। सर कभी धमकी वाले कॉल आते हैं? नहीं, देखिए पुलिसिंग मैं आपको, देखिए आप जो मूवीज़ में पुलिसिंग देखते हैं और जो रियल पुलिसिंग हमारी है वो बहुत उसमें डिफरेंस होता है। तो अपराधी हम लोग अपराधियों पर बहुत अच्छी पकड़ बना के रखते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है किसी की कि वो पुलिस अधिकारी को धमकी दे सके। नहीं सर, वो एक फिल्मों वालों का आप जिक्र कर दिया तो अक्सर कहा जाता है, और वैसे देश की पुलिस के लिए कहा जाता है कि दो सबसे बड़े मुखबिर होते हैं, एक चाय वाला एक पान वाला। ये सच है? देखिए इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस से आपको कहीं से भी मिले। बात चाय वाले पान वाले की इसलिए की जा रही है क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दिन भर में सैकड़ों आदमी आके रुकते हैं। वो क्या बात कर रहे हैं, वो कुछ अजीब तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं अगर वो चाय वाला पान वाला है तो वो उसको पता चल जाएगा। तो अगर आपकी तालमेल सही है तो आपको बहुत सारे इनपुट्स वहाँ से मिल सकते हैं। इसी तरीके से और भी पॉइंट्स हैं, वो सबके जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन जो है इंटेलिजेंस आपके पास होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे क्राइम को प्रिवेंट करना हो या फिर क्राइम को वर्कआउट करना हो। तो वही सर, आप इंटेलिजेंस आप जहाँ से लेते हैं उनकी भी सिक्योरिटी देना आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उनको कहीं कुछ ना हो जाए। अगर लगता है ऐसा कि हाँ जो है इनके ऊपर कोई इस तरीके का ख़तरा आ सकता है तो फिर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन मोस्टली तो हम यही कोशिश करते हैं कि कभी डिस्क्लोज़ ही ना होने पाए इस तरीके की चीज़ें। सर कभी मतलब ऑपरेशंस के लिए अलग अलग तरीका अपनाना होता होगा, कभी ड्रेस में, कभी अलग तरीके से जाना, कभी छुप के जाना है, ऐसा चलता है पुलिस में? हाँ बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। कई बार ऐसा होता है कि जो है हमें डिकॉय एक ट्रैप सेट करना पड़ता है, सेम पैटर्न ऑफ अगर कोई क्राइम लगातार कर रहा है तो हमें कई बार डिकॉय बनाने पड़ते हैं कि जो उसी तरीके का विक्टिम हम वहाँ पर प्रेजेंट करें जिस पे कि वो अगर वो कोई पर्टिकुलर अपराधी है या कोई गैंग है तो उस पर वो क्राइम अटेम्प्ट करे और फिर हम वहाँ उसको पकड़ें। तो कई बार करना पड़ता है। कई बार तो नॉर्मल, जैसे कि आप देखते हैं कि जो है कहीं हमने उसका इनपुट मिला था कि कहीं जा रहे थे या वो कहीं पर बैठे हुए थे तो वहाँ डायरेक्ट भी हो जाता है। लेकिन कई बार चैलेंजिंग होती है तो उसमें हमें सादे में भी प्राइवेट कपड़ों में टीम भेजनी पड़ती है, महिला पुलिस भेजनी पड़ती है, अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ, फिर उससे बात फैमिली पे आएंगे। सर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि जब लगा कि अब जान को खतरा है, उस वक्त आपने क्या किया? नहीं देखिए, अभी मेरी पुलिसिंग की अभी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एक वेल प्रिपेयर्ड फोर्स हैं। कोई भी चीज़ हम इस प्रकार से नहीं करते हैं कि जो है किसी भी एक पुलिसकर्मी की, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, उसके जान पर या उसके किसी चीज़ पर कोई बात आए, इस तरीके से हम काम नहीं करते हैं। एक प्रिपेयर्ड फोर्स है, हम पूरा प्लानिंग करके और पूरी तैयारी करके और वेल इक्विप्ड होकर ही एग्जीक्यूट करते हैं अपने ऑपरेशंस को। कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ऐसी सिचुएशन भले ही आ सकती है, लेकिन जनरली आवर फोर्स इज़ वेरी प्रिपेयर्ड। तो ऐसा तो कभी नहीं रहा। सर इतना बिजी शेड्यूल रहता है, घर वालों की शिकायत नहीं रहती है कि भाई टाइम तो दे दो? ये तो सबसे बड़ी शिकायत रहती है और शायद हर पुलिस वाले की फैमिली ये समझ चुकी है कि इनके पास टाइम तो मिलना मुश्किल ही है। लेकिन फिर वही बात है कि मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत समय परिवार को दें। एक तो परिवार की भी अपनी अपेक्षाएं होती हैं और दूसरा आप भी एक प्रकार से अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है बैठकर एक रिफ्रेशमेंट आपकी भी फीलिंग होती है, तो फिर आप और अच्छे से काम कर सकते हैं और अच्छे से ड्यूटी निभा सकते हैं। सर आपका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है इस पूरी जर्नी में अभी तक, मतलब पुलिसिंग में जब आने के बाद? टाइम नहीं दे पाते फैमिली को
ये है या कुछ और? सेक्रीफाइस तो देखिए, मतलब टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं वो एक प्रकार से, लेकिन ज़्यादा टाइम से देने से ज़्यादा अच्छा बेटर करता है क्वालिटी टाइम। आप अगर थोड़ा भी टाइम दे पा रहे हैं और वो अगर क्वालिटी टाइम है तो एनफ है, सफिशिएंट है। और बाकी आपने इतनी बड़ी अगर जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है तो फिर छोटे छोटे सुखों का तो त्याग करना ही पड़ेगा। सर जैसे आपकी फैमिली पूरी मतलब कि अधिकारियों वाली रही, पिताजी भी रहे, आप भी हैं, सिस्टर भी हैं, तो घर में मतलब कैसी बातें होती हैं? ये पुलिसिंग की ही चर्चा होती है, फिर ये होता है कि भाई सब अपनी अपनी ड्यूटी से आए हैं, कुछ अलग बात करते हैं हम? नहीं होती है, बहुत कम ही होता है। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग अगर कोई केस या कुछ ऐसा इंसिडेंट दिन भर में ना हुआ हो तो जनरली अवॉइड ही करते हैं कि जो वर्क और ड्यूटी की चीज़ें हैं उसको घर के बाहर ही रखा जाए, और घर पे आए हैं तो घर की अपने जो है बाकी चीज़ों पे बात की जाए, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल रहे, बजाय कि ड्यूटी को भी घर पे लेके आने के। और वो ठीक भी नहीं होता है। कभी ऐसा होता है कि सिस्टर आपसे या आप सिस्टर से कि यार ये मैटर है, थोड़ा कुछ तो कुछ इनपुट तुम्हें दिख रहे हैं क्या, अपनी तरफ से बता सको तो? कभी एक दूसरे से कभी ऐसा हाँ, होता है? डिस्कशन तो करते ही हैं कि हाँ अगर ऐसा कुछ है, और अपने कोलीग्स हैं उनसे भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली में अवॉइड करते हैं कि बाहर की जो मतलब ड्यूटी की बातें हैं उसको वहाँ घर पे ज़्यादा ना लेके आया जाए, उसको बाहर ही रखा जाए। सिस्टर अभी कहाँ पोस्टेड है सर? अभी वो भी गाज़ियाबाद में ही पोस्टेड है। गाज़ियाबाद में ही है। चलिए, मतलब कि एक ही जगह मतलब आपका अच्छा चल रहा है। और आज की फैमिलीज़ को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, जब लोग अलग अलग रहना विलीप करने लगे हैं, या जब इतनी लड़ाइयाँ हैं फैमिलीज़ में, तो आप किसी भी फैमिली को क्या कुछ समझाना चाहेंगे? ना सिर्फ पुलिस की, किसी भी फैमिली को। देखिए, फैमिली शब्द ही जो है वो इस पर टिका हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें फैमिली में होती हैं जो आप इग्नोर करते हैं। और जैसे कि फैमिली का रिश्ता ऐसा है जो किसी ने बनाया नहीं है, वो बनाया है उसको। आपका भाई आपकी बहन जो हैं वो हैं, आपका दोस्त बदल सकता है, आपका कोई पार्टनर एक बार को बदल सकता है, लेकिन आपका भाई बहन और जो आपके माता पिता है वो तो वही है। तो मैसेज तो यही है कि आप, होता क्या है, हम बहुत छोटी छोटी बातों को लेके अपने ईगो पे चले जाते हैं और फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाती है। अगर थोड़ा इग्नोर करें और ये इस बात को समझें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होते ही हैं, तो चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर आप हर चीज़ को अपने ईगो पे लेके जाएंगे तो फिर क्लैशेस होंगे, और फिर वही सब आज के डेट में हम देखते हैं कि जो है मनमुटाव निकल के आते हैं। आप गाने के बहुत शौकीन हैं, ये शौक़ कहाँ से आया? नहीं, देखिए, म्यूज़िक मुझे सुनना अच्छा लगता है, और गाने का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गुनगुना लेता हूँ अगर कभी वो भी एक थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। अगर आप गुनगुनाएं तो जो है, अगर बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का लोड है तो थोड़ा तनाव कम हो जाता है। बाकी म्यूज़िक मुझे सुनना अच्छा लगता है, म्यूज़िक का मैं काफ़ी पैशनेट हूँ, और थोड़ा फैमिली में बैकग्राउंड भी रहा है। मेरी मदर भी जो है म्यूज़िक की शौकीन रही हैं, तो वहीं से थोड़ा बहुत रहा है। फेवरेट कौन सा है एनी टाइम जो सुन सकें? देखिए, ऐसा कोई मैं हर जेनर सुनता हूँ, और म्यूज़िक में कोई ऐसा मैं जजमेंट नहीं करता कि ये फेवरेट है या वो है, लेकिन मुझे सब कुछ सुनना अकॉर्डिंग टू दी ओकेजन। कोई भी म्यूज़िक, गज़लें हो या कोई रोमांटिक सॉन्ग हो, देशभक्ति का सॉन्ग हो, भजन हो, सब सुनता हूँ मैं। अभी दो लाइन गुनगुनानी हो तो कौन सी गुनगुनाएंगे? वो रहने दीजिए। मंजिल नहीं, राहें नहीं, कोई आरज़ू नहीं, मंजिल नहीं, राहें नहीं, कोई आरज़ू नहीं, किस ओर जा रहा हूँ मुझे होश नहीं है, किस ओर जा रहा हूँ मुझे होश नहीं है वो खफ़ा दुनिया खफ़ा, मैं ख़ुद से खफ़ा हूँ, है वो खफ़ा दुनिया खफ़ा, मैं ख़ुद से खफ़ा हूँ, मेरा साया भी खफ़ा हो के अब आगोश नहीं है, मेरा साया भी खफ़ा हो के अब आगोश नहीं है शाम नम ये जाम नम, मेरी आँख भी नम है शाम नम ये जाम नम, मेरी आँख भी नम है, धड़कन को धड़कने का कोई जोश नहीं है, और महफ़िल भी चुप, गज़ल भी चुप, अल्फाज ये चुप हैं, महफ़िल भी चुप, गज़ल भी चुप, अल्फाज ये चुप हैं, बस दिल की ये आवाज़ क्यों खामोश नहीं है।
अब सर अगर युवाओं पर आएँ तो युवाओं को क्या संदेश है? क्या उन्हें 18 घंटा रोज़ पढ़ना है अगर वो सिविल सर्विसेज निकाल रहे हैं तो? निकालना है उनको तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 18 घंटे रोज़ पढ़ना है। स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। तो अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, सोशल मीडिया है, अब तो एआई भी आ चुका है। अब तो एआई का भी यूज़ कर सकते हैं, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो ऑल रेडीमेड अवेलेबल है हमारे लिए, जो है वीडियोस वगैरह कंटेंट है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, लेकिन चूँकि चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, सबसे मतलब प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम माना जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन है। तो आप उसमें ढीला रवैया तो नहीं बरत सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी, एग्ज़ाम पास है तो 18 घंटे क्या 20 घंटे भी पढ़िए। और अगर जो है अगर आपका काम 5 घंटे की स्टडी से भी हो जाता है तो 5 घंटे पढ़िए। डिपेंड ये करता है कि आप कितनी एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ आवर्स मैटर नहीं करते हैं, आप एफिशिएंसी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उस पर मैटर करता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं 18 घंटे पढ़ना है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस कितना है, टारगेट आपका क्या है। वो टारगेट आपका जितने टाइम में अचीव हो रहा है उतना इनफ है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि 18 घंटे, आप जितना आप ग्रैब कर पा रहे हैं जितने घंटे में, वो ज़रूरी है। एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। आप किताब खोल कर बैठे रहें, और अल्टीमेटली तो मैटर ये करता है ना कि आपके दिमाग में कितना रहा, और फिर वो जो दिमाग में भी जितना रहा उसको आप अपनी आंसर बुक पे कितना रिप्रेजेंट कर पाए। कोचिंग्स ज्वाइन करना ज़रूरी है, बड़ी संस्थाएं, बड़ी कोचिंग्स? ज़रूरी तो कुछ अभी तो कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है, सारा कुछ अवेलेबल है। सारा कुछ अवेलेबल है, आप देखिए पूरा कंटेंट फ्री ऑफ द कॉस्ट भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप उससे मैनेज कर पा रहे हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कोचिंग करना। और अगर लगता है कि हाँ भाई मुझे बेसिक्स समझने में दिक्कत हो रही है तो ज्वाइन कर लेने में भी ऐसा कोई हर्ज नहीं है। सर देखिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकालने का कोई एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके हैं जो एक मंजिल पर जाते हैं। आप उनमें से कोई भी रास्ता चुनिए, आपको उस मंजिल तक पहुंचना है। आप 10 अलग अलग जिन्होंने ये एग्ज़ाम निकाला है उनसे बात करेंगे, वो आपको अलग अलग रास्ते बताएंगे। कोई कहेगा कि कोचिंग से हुआ, कोई कहेगा हमने तो कोई कोचिंग नहीं की, हमने सब कुछ ऑनलाइन देख लिया, कोई कहेगा कि हमने बेसिक बुक्स पे वो किया, कोई कहेगा कि हमने जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया, करंट पे टच किया। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप सबसे अच्छा मेरा मानना ये है कि अगर कोई बच्चा जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सबसे पहले आप एग्ज़ाम के पैटर्न को देखिए। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए हैं, यूपीएससी के लास्ट ईयर के आप जो है पेपर्स उठाइए, उसको देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि ट्रेंड है क्या। और फिर उस ट्रेंड को आप जब एनालाइज कर लें तो उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी मटेरियल डिसाइड करिए कि आपको बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ऑनलाइन ज़्यादा फोकस करना है, करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। तो पैटर्न को समझना, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना ज़रूरी है। फिर अलग अलग रास्तों में से आप खुद अपना रास्ता चुन लीजिए। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सर की बात को ध्यान रखिए। बाकी आजकल सर जब से फिल्में आने लगी तब से ये हुआ कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और फिर यूपीएससी ही क्लियर करना है। लागू होता है क्या? ठीक है ना, अगर उसी के अगर वो मोटिवेशन ही काम कर जा रहा है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है भाई। अगर आपको कोई मोटिवेशन इतना पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है तो फिर तो ठीक है, उस पर ही करके। आपकी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं हो सर? नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, बात वो गलत नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से तो कोई मोटिवेशन चाहिए, कहीं ना कहीं से तो कोई मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन भी चाहिए, और फिर वो हर वक्त वो मोटिवेशन भी नहीं रहेगा। आपका डिसिप्लिन और आपका रूटीन हमेशा रहेगा। भाई कभी तो ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, आप बहुत मोटिवेटेड है, घर वालों को देखा, दोस्तों को देखा, किसी ने एग्ज़ाम निकाला, किसी ऑफिसर से मिले, आप मोटिवेटेड है। लेकिन हर दिन नहीं होने वाला, हर घंटे नहीं होने वाला। पढ़ाई आपको हर घंटे करनी है, तो वहाँ आपका डिसिप्लिन है। तो आपको डिसिप्लिन भी रहना है और मोटिवेशन जहाँ से भी मिले। सर आपका मोटिवेशन क्या था जब आप आए? मेरा मोटिवेशन तो क्लियर है ना, मेरे तो फादर खुद थे, तो वो मैं तो ऐसे एक बड़ी घटना से मैं पीछे निकल कर आया था, तो मेरे लिए तो वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था। लेकिन हाँ, मैं अपनी पूरी जर्नी में बहुत डिसिप्लिन था, और मैंने पूरी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान और डाइवर्जन मैंने कहीं और बहुत कमी हुए मेरे, लगातार मैं फोकस होकर मैंने मेहनत की थी, ये बात सच है। सर लखनऊ शहर आपके यादों में कैसे है? कैसे याद करेंगे लखनऊ शहर को?
देखिए जहाँ बचपन बीता है और जहाँ से आपने स्कूलिंग की हो वहाँ से तो एक विशेष प्रकार का आपका लगाव रहता ही है। और लखनऊ लखनऊ शहर आप जानते ही हैं कि वो कल्चर वाइज भी एक बहुत ही रिच कल्चर है लखनऊ की। तो अगर उन्हीं गलियों में अगर आपका बचपन बीता है तो उसके साथ में एक अलग प्रकार का एक जुड़ाव है। और अभी तो आप देखिए अभी तो मॉडर्नाइजेशन भी वहाँ पे काफ़ी हो गया, तो कल्चर और मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है लखनऊ शहर। अभी भी आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे वो जो अदब की तहजीब है वो अभी भी वहाँ पर वैसे ही ज़िंदा है। तो अनोखा शहर तो है लखनऊ। अच्छा, आप जिम फ्रीक हैं, डाइट भी आपकी बहुत टाइट वाली है, लेकिन फिर भी जब जाते हैं लखनऊ तो सोचते हैं कि यार वहाँ जाना है, ये खाना है, वो खाना है, या नहीं, फिर कुछ ऐसी पसंदीदा जगहें और खाने की चीज़ें लखनऊ की? देखिए लखनऊ में वैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन कबाब लखनऊ के बड़े अच्छे होते हैं। टुंडे कबाबी वगैरह हम लोग दोस्त जाते रहते हैं, और वेज कबाब भी मिलता है तो मुझे कबाब पराठा बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं लखनऊ जाना कम हो पाता है। जाता भी हूँ तो चूँकि अब वो थोड़ा डाइट का वो रहता है तो अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन होता बहुत टेस्टी है वो। सर, स्कूल के टाइम वाले दोस्त हैं अभी? हाँ हैं, स्कूल के कई फ्रेंड्स हैं मेरे जो अभी भी मेरे टच में हैं। देखिए आपके दोस्त अगर पुराने हैं तो इसका मतलब कि आपने लाइफ में वो एक बहुत बड़ी पूंजी है। पुराने अगर आपके दोस्त हैं, और मेरे कई दोस्त जो है जो हम लोग 30 साल से फ्रेंडशिप है हमारी, लंगोटिया यार जिसको बोल सकते हैं। जिनके लिए एसीपी रितेश नहीं, रितेश ही हैं। तो रितेश ही है, रितेश भी है, कई सारे निकनेम भी होते हैं वो तो दोस्ती यारी में होता ही है। तो फ्रेंडशिप तो जितनी पुरानी आपकी उतने अच्छा है। प्यार को आप कैसे देखते हैं सर? प्यार आपके शब्दों में क्या है? प्यार तो डिपेंड करता है कि अलग अलग चीज़ों में है प्यार। आपका आपके परिवार के प्रति है, आपके पार्टनर के प्रति है, दोस्तों के प्रति है, समाज के प्रति है, हर प्रकार का प्यार है। प्यार लेकिन शब्द बहुत ही गहरा शब्द है। अगर आप किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो फिर वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती है और बहुत कुछ वहाँ पर स्टेक पे रहता है। फिर आप उसको खोना नहीं चाहेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ, सपोज़ आप अपने भाई बहन का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है वो भी, तो आप हर कीमत पे चाहेंगे कि वहाँ कभी खटास ना पड़नी चाहिए। अगर आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, आप उसके साथ प्यार का रिश्ता है तो वो आप उसको हर कीमत पर बचाना चाहेंगे। तो जो प्यार शब्द जहाँ पर आ गया, फिर वो बहुत ज़्यादा गंभीरता मांगता है कि उसको कैसे आपको संजो के रखना है। पर्सनल सवाल है, लेकिन सर जवाब देना हो तो ठीक नहीं, कोई बात नहीं। आपको पहली बार कब प्यार हुआ? हाँ, ये लाइफ पार्टनर। नहीं देखिए, मैं बहुत फोकस स्टूडेंट रहा हूँ। मैं मुझसे वो लोग बहुत इस तरह के वो पूछते हैं कि आपका है। देखिए मैं वही बोलता हूँ कि मैं स्कूल टाइम से ही पढ़ने में अच्छा था। स्कूल का भी मैं काफ़ी अच्छा मैं परफॉर्मेंस था, उसके बाद कॉलेज में, और उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। तो ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे रहा है, और अपने आप को उसके बाद फिटनेस पे मेंटेन करने, अपनी हॉबीज़ परस्यू करने पे रहा है। बाकी चीज़ें तो साइड बाई साइड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चलिए, इतना हंसी मजाक वाली बातें होंगी, अब थोड़ा 2-3 टॉपिक सीरियस वाले हैं। जैसे हमने देखा कि अभी जब नवरात्रि चल रहा था तो गाज़ियाबाद में महिला पुलिस भी इनकाउंटर्स में दिखी। तो वो एक मुहिम ये भी चलाने का और एक संदेश समाज को देने का कि महिलाएं पीछे नहीं हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो पुरुष कर सकते हैं। नहीं देखिए, सरकार का मिशन शक्ति अभियान एक पूरा फोकस्ड अभी चल रहा है, और उसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के और वुमेन रिलेटेड क्राइम को कम करने और वुमेन एम्पावरमेंट लाने के पूरे हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लेवल पर वो प्रयास किया जा रहा है। उसी के क्रम में पुलिसिंग में भी हम बहुत सारे कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चला रहे हैं। मिशन शक्ति केंद्र, हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना हुई है, डेडिकेटेड टीम लगाई गई है, और महिलाओं को पूरा 360 डिग्री सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी रिपोर्टिंग से लेके, और उसमें अगर लीगल एक्शन लिया जाना है, उस लीगल एक्शन से लेके उनको काउंसलिंग, उनको इमोशनल सपोर्ट, उनको फाइनेंशियली क्या सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है,
पूरा हम होलिस्टिक कवरेज मिशन शक्ति केंद्र के अंतर्गत पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और उसके कई अच्छे अच्छे एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे वो सामने आए हैं। हमने रिकॉर्ड टाइम में वुमेन रिलेटेड क्राइम्स में कन्विक्शन कराकर अपराधियों को सज़ा दिलवाई है, रेप वगैरह जैसे गंभीर अपराधों में। तो मिशन शक्ति तो पूरा इस समय हम सभी लोगों का फोकस है। और बजाय बात जो आप इनकाउंटर कर रहे हैं वो बाई चांस की बात है। और हम देखिए, पुलिसिंग में महिला या पुरुष टीम, अगर आप किसी रैंक पे हैं तो चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, भेदभाव आपके नहीं है दायित्व बराबर हैं। कोई भेदभाव नहीं। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। आपकी ड्यूटी, आपके दायित्व, आपकी पावर, सब कुछ बराबर है। आप अपने आसपास किसी भी जिले में देख लीजिए, जितने एसीपी गाजियाबाद में आप देखिए 4 से 5 एसीपी हैं जो हमारी फीमेल बैचमेट्स हैं, तो वो लोग हैं। तो आपके मैंडेट, आपके चैलेंजेस बिल्कुल 100% एग्जैक्ट हैं, सेम है। तो अगर मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ में अगर पुलिस टीम है तो महिला टीम भी होती है, तो वो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन सर थोड़ा चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं महिलाओं को, वो क्या पुलिसिंग में भी महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं ऑन फील्ड? देखिए, चैलेंजेस ये तो, बल्कि हमें इसके लिए तो महिलाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है कि वो घर की चीज़ें भी देख रही हैं, और उसके बाद पुलिस में भी इक्वल जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिसिंग में भी निभा रही हैं। तो एक तरीके का चैलेंज तो रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई महिला, उसका छोटा बच्चा है, महिला पुलिसकर्मी है, तो उसको वो भी देखना है। फिर परिवार वालों की भी अपेक्षाएं रहती हैं। हमारी समाज में अभी भी आप देखेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं है घर पे। तो अभी भी महिला पुलिसकर्मी अगर है तो उसको और भी बहुत सारे कार्य घर के भी करने होते हैं जो शायद पुलिसकर्मी को नहीं करने होते हैं, पुरुष को। तो वो चैलेंज तो रहता है। बाकी वर्क फील्ड में भी हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जहाँ जितना ज़्यादा उनको और सपोर्ट दिया जा सके। हमारी महिला पुलिस फोर्स हर तरीके से उतनी ही कैपेबल है जितनी हमारा पुरुष बल है, लेकिन अपने स्तर से ये हमेशा मैंने देखा है, हर अधिकारी का ये प्रयास रहता है कि महिलाओं को और जितना सपोर्ट दिया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, वो किया जाए। सर 2017 में एक बात कही गई थी, या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दें या तो फिर उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, अलग अलग मतलब न्याय के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। आपको लगता है कि अपराध में कमी आई उत्तर प्रदेश में पिछले 8-10 सालों में? आप इसका क्राइम डाटा आप उठा के देख लीजिए, हर प्रकार के अपराध में जो है कमी आई है। और लगातार हम लोग यही हमारा पुलिस का जो मैंडेट ही है, वो प्राइम जो जिसके लिए हम यूनिफॉर्म पहनते हैं वो क्राइम प्रिवेंशन ही है। एज अ पुलिस पर्सन, चाहे आप कितने भी बड़े क्षेत्र को डील कर रहे हो, आपकी सक्सेस इसी में है कि आपने कितना क्राइम प्रिवेंट किया। और आप ईयर वाइज डाटा अगर कहीं भी देखेंगे तो जितने भी जो सीरियस क्राइम्स हैं उन सब में कमी आ रही है। वैसे तस्वीरें में हमें दिखती हैं कि कई ऐसे अपराधी हैं जो खुद ही पहुंच रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो भाई, अब हम क्राइम नहीं करेंगे। तो ये मतलब उस पुलिसिंग का ही काम करने का तरीका है जिसने ये बदलाव, अपराधियों में डर और ये बदलाव लाया। देखिए, अपराधियों में कानून का डर तो होना ही चाहिए। अगर कानून का डर नहीं होगा तो वो अपराध करने के लिए और प्रेरित होगा। और अगर कोई अपराध का रास्ता छोड़कर सरेंडर करके और सही रास्ते पर चलना आना चाहता है तो ठीक है, अच्छी बात है, चाहे वो डर से आए या समझ कर आए, जैसे भी आए। लेकिन कानून बना ही इसलिए है, कानून का डर हर व्यक्ति में होना चाहिए कि अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। एसीपी साहब की हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय कम मिल पाता है। तो फिटनेस पे जैसे कि है, फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और मुझे लिखने का भी शौक़ है, तो मैं कभी मौका मिलता है तो कभी कुछ लिखता भी हूँ। सर क्या लिखते हैं? शायरियाँ, कविताएं, गज़लें, क्या लिखते हैं? शायरियाँ और गज़लें ही लिखता हूँ। सर अब शायरी तो कोई एक हो जाए जो आपने लिखी हो। देखिए, ये थोड़ा पहले कभी लिखी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी लिखी हो। इमोशंस जो है थोड़े वैसे ही हैं। है मेरे देश मेरी आँख का तारा है तू, है मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू,
खून जितना है बदन में मैं बहा दूँ तुझ पे, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू, ऐ मेरी देश मेरी आँख का तारा है तू, मुझे एक रोज़ हवाओं में तेरी खोना है, चांद सूरज नहीं बस धूल तेरी होना है, सांस जब तक है जीऊँ तेरे लिए जाने वतन, फिर तेरी गोद में सर रख के मुझे सोना है, आखिरी मेरी निगाहों का नज़ारा है तू, ऐ मेरे देश मेरी आँख का तारा है तू, ऐ मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू। बहुत बेहतरीन सर। और कुछ शायरियाँ भी हो जाए जो आप कह रहे थे, वो भी एक दो। नहीं शायरी तो नहीं, मैं कुछ पंक्तियाँ देश के लिए ही मैं बिल्कुल। करना चाहूँगा कि आजकल जो है हमारा देश कई सारे इस बीच में देश की आंतरिक सुरक्षा को, वायु सुरक्षा को चुनौती देने के लिए प्रयास हुए हैं, और हमारे सशक्त बलों ने, फोर्स ने बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही सूझबूझ के साथ उनका मुकाबला किया है, और जो दुश्मन है उसको उसी की ज़बान में उससे बढ़कर जवाब दिया है। तो ऐसी ही कुछ पंक्तियाँ मुझे ध्यान आ रही हैं, ये मेरे पिताजी द्वारा लिखी गई थी कि देश की पुकार हुंकार भरो एक बार, देश की पुकार हुंकार भरो एक बार, तकरार बार बार और अब भाती नहीं, और मांगती है पीर कश्मीर रक्त बलिदानी, बात दो टूक करो ठकुर सुहाती नहीं, और जननी का आंचल विधर्मियों ने रौंद डाला, कैसे हो सपूत भला फटती है छाती नहीं, और भूमि है हमारी हम लेके ही रहेंगे, शपथ है अपने देश की है चापलूसी आती नहीं, शपथ है अपने देश की है चापलूसी आती नहीं। वाह, बहुत खूब। क्रिकेट के भी शौकीन है? हाँ, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए भी समय नहीं मिल पाता है। पहले खेला करते थे, अब तो बहुत कम हो गया है। कोई फेवरेट है? फेवरेट क्या, मतलब मुझे तो सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद थे, तो रिटायर हो गए, और बाकी उसके बाद विराट कोहली भी बहुत अच्छा उन्होंने भी किया, अब तो वो भी रिटायर होने के उसमें हैं। अब तो कम देखते हैं, लेकिन हाँ बचपन में बहुत देखा करते थे, जब सचिन खेलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। उनका तो पूरा कैरियर वो इमोशन था ना। वो सचिन तो एक इमोशन थे। सचिन इमोशन थे ना। हाँ, वो उस समय भी वही था कि जब वो अपने पीक ऑफ द कैरियर में, तो हम लोग सब उस समय जो है यंग, उस एडल्टहुड में, तो उनको तो बड़ा पैशनेटली फॉलो किया है सचिन तेंदुलकर को। सर आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टू ओल्ड, लेकिन आप अपनी जनरेशन, हम लोग की जो जनरेशन रही, और आज जो जब जनजी वाली जनरेशन है, इसमें कुछ फ़र्क देखते हैं? ये ज़्यादा एडवांस दिखते हैं हमसे? नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बच्चे डिजिटली काफ़ी एडवांस हैं, तो जनरेशन वो चेंज तो है ही, लेकिन एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्निकली और डिजिटली जितना आगे जा रहे हैं, कल्चरली भी हम थोड़ा अपनी जड़ों से जुड़े हैं, नहीं तो बाय द टाइम ऐसा होगा कि हम अपने रूट्स को भूल चुके होंगे। तो ये कोशिश, ये जिम्मेदारी एक्चुअली गार्जियंस की है कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से उनको बॉर्न एंड ब्रॉट अप करें कि वो हमारे कल्चरल रूट्स को भी पकड़ के रखें, वो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाय द टाइम खोती चली जाएंगी, और कोई बताने वाला नहीं होगा। आप खुद इस बात को फील करिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फादर और ग्रैंडफादर के टाइम पे थी, और वो अब हम लोगों को ही नहीं पता है। तो अगर हमने आगे जनरेशन में उसको फॉरवर्ड नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें फिर वो आगे एक्सटिंक्ट होती चली जाएंगी। बिल्कुल, आपने बड़ी बात की। वही मैं कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दौर में युवाओं में इतना बदलाव तो आया कि अब वो पब डिस्को से ज़्यादा मंदिर जाने की तरफ मुड़ गए हैं। ये भी आपको दिखता है? देखिए, अपनी धार्मिक जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसका तरीका, अब देखिए आप देखिए हमारे जो त्यौहार भी हैं वो एक नए कलेवर में दोबारा से सामने आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा, कोई लड़का सोशल मीडिया पे अपडेट करने के लिए ही सही वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो ये अच्छी बात है।
कम से कम वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। नहीं तो ऐसे तो हम चीज़ें भूलते चले जाएंगे और बच्चे फिर उनको कभी पता ही नहीं होगा कि हाँ इस तरह के रिचुअल्स भी हुआ करते थे। हमारा इतना इतना हमारा लिटरेचर, हमारा आर्ट, हमारा आर्किटेक्चर, हमारा म्यूज़िक, हमारा सिनेमा, हमारा कोई भी आप फॉर्म ऑफ आर्ट लीजिए या कल्चरल ट्रेडिशंस लीजिए, वो बहुत ज़्यादा रिच रहे हैं। और हमारे ट्रेडिशंस में भी देयर हैज़ बीन साइंटिफिक रीजंस। कोई भी चीज़ें हवा में ऐसे नहीं आई हैं, तो अगर आप देखेंगे तो उनके साइंटिफिक रीजंस हैं। तो उनको भूल कर, उनको नकार कर हम कहीं आगे नहीं जा सकते। फिर उस तरह की अगर हम जनरेशन आगे आएगी तो वो फिर बिल्कुल ही डम्ब जनरेशन होगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कल्चरल लेगेसी को पास ऑन करें। वही मैं कह रहा हूँ सर, क्या वो पढ़ाई का हिस्सा भी निकाल दिया गया जो शासन करके गए हमारे यहाँ से, ताकि भारत अपनी जड़ों से कट जाए? आपने तो इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतनी किताबें पढ़ी, आपने देखा होगा, क्या हिस्ट्री को लगता है कि कुछ अलग तरीके से पेश कर दिया गया? अब देखिए, ये पॉलिटिकल डिबेट का मुद्दा है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। बाकी ठीक है। तो आखिर में यही, जब आपने कल्चर की बात की, त्योहारों की बात की, तो मेरा ये सवाल आया कि जब त्यौहार आते हैं तो त्यौहार में ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं सुरक्षा को लेकर, और किस तरीके के चैलेंजेस त्यौहार में रहते हैं? देखिए, बिल्कुल त्यौहार, बाकी सभी लोग, समाज का हर वर्ग अपना त्यौहार अच्छे से मना सके, इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस वाला बाहर फील्ड में खड़ा हुआ हो। दिवाली हो, होली हो, ईद हो, गुरुपर्व हो, कोई भी आप त्यौहार हो, चाहे कोई रैली निकल रही हो, उत्सव मनाया जा रहा हो, या सामान्य लोग घरों में अपने त्यौहार मना रहे हों, लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हों, आपको पुलिसकर्मी हमेशा वहीं दिखेंगे। और चूँकि हमारे पुलिसकर्मी वहाँ मुस्तैद हैं, इसलिए आप घरों में सुरक्षित, हमारी जनता जो है बैठकर त्यौहार मना सकती है। और ये एक चैलेंज है जिसके लिए हमें पुलिस फोर्स को, हमें इसके लिए ट्रेनिंग भी इसके लिए दी जाती है, और हम मेंटली भी इस बात के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि हम अपना खुद त्यौहार मना सकें। ये ज़रूरी नहीं है, जनता शांतिपूर्वक सुरक्षित तरीके से त्यौहार मना सके, ये ज़रूरी है। सर, ये होता नहीं कि आज दिवाली, आज हमें भी घर पे होना चाहिए? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, समवन गॉट टू डू इट, तो वो पुलिसकर्मी वही है जो समाज इस को चीज़ खड़ा रखने के लिए स्तंभ बनना पड़ेगा, इसके लिए खड़ा हुआ है। आखिर में कुछ संदेश पूरे भारत के नाम? देखिए, मैं अभी बहुत यंग हूँ इसकी चीज़ के लिए कि मैं कोई संदेश दूँ। बस हाँ, जो हमारे यंग जनरेशन वाले जो हमारे बच्चे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट फील्ड में अपनी जो अभी करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, अपनी किसी टारगेट को, अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, आप लाइफ में कभी भी सेटबैक्स भी अगर आते हैं तो वहाँ रुकना नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ होगा, कुछ रेयर एग्जांपल्स को हम छोड़ दें, जिसने अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे होंगे, या अगर वो किसी एक अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो बढ़ रहा है तो उसको ऐसा मोमेंट नहीं आया होगा जब उसको लगा होगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। सब ने ये फेज़ देखा है और सबको ऐसा लगता है, लेकिन वो एक सिर्फ फेज़ होता है। आप जैसे उस फेज़ को ओवरकम करेंगे तो आपको फिर से लगने लगेगा कि हाँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। तो बस उन जो डार्क फेज़ है, बस उसके बाहर निकलना है, फिर आगे रोशनी ही रोशनी है। कभी भी अपने आप को हार मत मानिए, अपने आप को अपने लक्ष्य के टुवर्ड्स एकदम केंद्रित रखिए, अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करिए, और हमेशा जो अपना कानून है, अपना जो देश का संविधान है, देश का जो कानून है, उसका सम्मान करिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ चलिए। लॉ के अंतर्गत आपको सारी स्वतंत्रता है, लॉ के बाहर आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो लॉ के अंतर्गत आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड रहिए, और सभी लोग अपने अच्छा करें। सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और इतनी बातें साझा करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एसीपी रितेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से उन तमाम पहलुओं पर बात की जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी हैं। बाकी इस बातचीत को सुनने के बाद आपकी राय क्या बनती है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा ज़रूर, अपना कमेंट दीजिएगा और बने रहेगा एनएफ न्यूज़ पर लगातार। नमस्कार।